नमस्कार, मैं अजय कुमार। जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह कहा कि भारत से वह कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है, तो सबने अटकल लगाया कि पिछले बार अडानी की धांधली का खुलासा किया गया था, तो हो सकता है कि अब की बार अंबानी की बारी हो या किसी बहुत बड़ी कंपनी की वित्तीय धांधली का खुलासा हो जाए। मगर शायद किसी ने अटकल नहीं लगाया होगा कि अब की बार खुलासा किसी कंपनी का नहीं, बल्कि भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली संस्थानों में से एक सेबी में मौजूद भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर होगा। अब की बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने स्पष्ट सबूतों के आधार पर, पूरे सबूतों के आधार पर सेबी के चेयरपर्सन के सोच समझकर किए गए ऐसे कृत्य को उजागर किया है जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की कैटेगरी में आता है। सेबी की स्थापना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत हुई थी। मतलब सेबी भारत सरकार की संस्था है, कॉरपोरेट गवर्नेंस की भारत सरकार की सबसे मजबूत संस्था है। सेबी के चेयरपर्सन की नियुक्ति भारत सरकार करती है। मतलब जिस चेयरपर्सन पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसकी नियुक्ति मोदी सरकार ने की है। इस संस्था के पास वह तमाम शक्तियां हैं, सेबी के पास वह तमाम शक्तियां होती हैं जिससे वह कॉरपोरेट के स्टॉक में जो मैनिपुलेशन किया जाता है, शेयर प्राइस में हेरफेर किया जाता है, शेयर प्राइस में जो भ्रष्टाचार होता है, उस पर रोक लगा सके। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यही आरोप लगाया है कि अगर सेबी ईमानदारी से काम करती तो अडानी ग्रुप के भीतर चल रही शेयर प्राइस की धांधली को रोक देती। मगर जब सेबी के चेयरपर्सन पद पर बैठा व्यक्ति ही अडानी ग्रुप के भ्रष्टाचार के जाल में अपने लिए कमाई का जरिया बना चुका हो, तब भ्रष्टाचार कैसे रोका जा सकता है। इस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब की बार जो खुलासा किया है वह बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि यह खुलासा किसी कंपनी में चल रही धांधली पर नहीं, बल्कि भारत सरकार की सबसे मजबूत संस्था में से एक सेबी में चल रही धांधली की संभावनाओं को उजागर करता है। वैसी संस्था की धांधली की संभावनाओं को उजागर करता है जिसका काम ही है कि वह वित्तीय धांधली को रोके। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट यह प्रश्न पूछता है कि जब सेबी का चेयरपर्सन ही कॉरपोरेट करप्शन से अपने लिए कमाई का रास्ता निकालने लगे, तो भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस का कितना बुरा हाल होगा। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहा जाए तो बात यह है कि जब चौकीदार ही चोर है तो चोरी कैसे रुकेगी। अब बात करते हैं कि हिंडनबर्ग ने आखिरकार वाकई खुलासा क्या किया है। तो थोड़ा पीछे चलिए और याद कीजिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब यह रिपोर्ट जारी की थी कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है, मतलब अडानी समूह कैसे कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर लिखी गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हमने ऐसे दबे दस्तावेजों को खोलकर सबके सामने रख दिया है जो यह बताते हैं कि अडानी समूह दशकों से बड़े ही निर्लज तरीके से अपनी अकाउंटिंग में धोखाधड़ी, स्टॉक मैनिपुलेशन यानी तिकड़म लगाकर अपने शेयरों के दाम बढ़ा देना और मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने का काम करते आ रहा है। इन सारे कामों को करने के लिए सरकार के सक्षम लोगों की तरफ से उसे मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कंपनियों से मदद मिलती है जो कंपनियां इस तरह का काम करवाने के लिए ही बनाई जाती हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बात करने पर ऐसा लगता है जैसे वह अडानी समूह को दंड देने के बजाय उसे बचाने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अडानी समूह की 7 प्रमुख पब्लिक लिस्टेड कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि बंदरगाहों के विकास, माइनिंग, एयरपोर्ट, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन जैसे कामों से जुड़ी हुई हैं। अडानी समूह का कुल बाजार मूल्य 17.8 लाख करोड़ रुपए का बनता है, तकरीबन 218 बिलियन यूएस डॉलर का। इस 218 बिलियन यूएस डॉलर में तकरीबन 120 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट वैल्यू केवल पिछले 3 साल में बना है, और इसमें से भी 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा मार्केट वैल्यू केवल शेयर प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से, तिकड़म लगा करके स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन करने की वजह से बना है। मतलब कोई कामकाज नहीं हुआ, किसी तरह का उत्पादन नहीं हुआ, किसी तरह का रोजगार नहीं बना, केवल और केवल शेयर की कीमतें बढ़ाने की वजह से अडानी की संपत्ति में पिछले 3 साल में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। यह हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। अडानी समूह का यह मार्केट वैल्यू तब बढ़ा है जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की गति रुक गई थी और पूरी दुनिया तंगहाली में जी रही थी।
हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी की धांधली पर 106 पन्ने की रिपोर्ट थी। लोगों को लगता है कि यह काम केवल हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया था, मगर जब आप उस पूरे रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत में और भारत से बाहर उन तमाम खोजी पत्रकारों के कामों को एक जगह इकट्ठा किया था जो पिछले कई साल से अडानी की वित्तीय धांधली को उजागर करते आ रहे थे। जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की तो उसके बाद से देश और दुनिया के तकरीबन 40 प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी एक के बाद एक रिपोर्ट जारी कर यह बताया कि कैसे अडानी समूह की शेयरों की कीमतों में बहुत बड़ी वित्तीय धांधली चल रही है। सबके मन में एक सवाल होता था कि जिस धांधली को चंद पत्रकार पकड़ ले रहे हैं, उस धांधली को सेबी कैसे नहीं पकड़ पा रही है। भारत की कॉरपोरेट गवर्नेंस की संस्थाएं ईडी, सीबीआई, डीआरआई यह सब कैसे नहीं पकड़ पा रही हैं। सेबी के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि जिस तरह की धांधली अडानी ग्रुप कर रहा है वह कई साल पहले ही पकड़ में आ जाती, मगर सेबी ने अडानी ग्रुप पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसा कैसे हो सकता है, यह सवाल सबके मन में था। यहां तक कि अडानी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बेदाग कर दिया। आर्थिक मामलों के जानकार पत्रकारों ने कहा कि हिंडनबर्ग के सभी आरोपों का मूल बिंदु यह है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों के पास नियम के मुताबिक जितनी इक्विटी होनी चाहिए, जितना शेयर होना चाहिए, उससे ज्यादा शेयर है। मतलब 75% का इक्विटी होना चाहिए, मगर दूसरे देश में फर्जी कंपनियां बनवा करके उसमें अपना ही पैसा डाल करके फिर उस पैसे को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा करके अडानी ग्रुप के प्रमोटरों ने 75% की लिमिट तोड़ी है। पब्लिक के लिए पहले से ही कम मौजूद इक्विटी और कम हुई है, सप्लाई कम हुआ है और बहुत ज्यादा डिमांड का खेल खेला गया है। इस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट किया गया है, शेयर प्राइस की कीमतें बढ़ाई गई हैं और जब शेयर प्राइस की बढ़ी हुई कीमत दिखा करके बैंकों से बढ़ा हुआ कर्ज भी लिया गया है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यही वह आरोप है जिसकी बुनियाद पर अडानी ग्रुप की सभी धांधलियां, वित्तीय धांधलियां खड़ी होती हैं। अडानी ग्रुप पर बहुत लंबे समय से आरोप लगते आए हैं। इन आरोपों पर आखिरकार सेबी ने क्या किया, सेबी ने किस तरह की छानबीन की, इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को पूरी तरह से छूट दे दी है। पूरी दुनिया के सामने है कि अडानी ग्रुप के मामले में सेबी ने रेगुलेटरी बॉडी होने का काम ईमानदारी से नहीं किया है, ढंग से नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एहसास होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़े दोषी यानी सेबी को ही मुक्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि सेबी के हाथ में कुछ नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों में चल रही धांधली पर छानबीन करने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। ज्यादातर मीडिया में यह बात कहा गया कि उस एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी है, मगर द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी। यह रिपोर्ट बताती है कि एक्सपर्ट कमेटी के 4थे अध्याय में सेबी की रेगुलेटरी परफॉर्मेंस का जिक्र है। इस अध्याय में यह संकेत निकलता है कि अडानी ग्रुप के भीतर बहुत ही बड़े स्तर पर आर्थिक अपराध की संभावना छिपी हुई है। एक्सपर्ट कमेटी की यह रिपोर्ट बताती है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद अक्टूबर 2020 में सेबी ने 13 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की छानबीन शुरू की। टैक्स हेवन देश में मौजूद इन्वेस्टमेंट को जोड़ देने से यह साफ साफ निकल रहा था कि प्रमोटरों के पास 75% से ज्यादा शेयर है। यह सेबी के नियम का उल्लंघन है, मगर इसके बावजूद भी सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ सो कॉज नोटिस नहीं जारी किया। सेबी अपने संदेह और जांच के बावजूद अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं वह कौन है। इसका पता अब तक सेबी नहीं लगा पाई है। संक्षेप में समझा जाए तो बात यह है कि विदेशी मुल्कों से फर्जी कंपनियों में कौन पैसा लगा रहा है जो आकर के अडानी ग्रुप में लग रहा है। यह सेबी पता नहीं लगा पाई कि वह पैसा लगाने वाला कौन है, यह बात पता नहीं चल पाई। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज किया था कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगाया है कि वह जिन पावर इक्विपमेंट को दूसरे देश से आयात करती है, इंपोर्ट करती है, उसकी ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। मतलब पावर इक्विपमेंट की जितनी कीमत होनी चाहिए उससे ज्यादा का बिल आ रहा है और उस बिल का भुगतान करते हुए पैसा अडानी ग्रुप देश के बाहर भेज रहा है। इस तरह से अडानी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है। इसके बाद दिसंबर 2023 में अडानी वॉच नामक संस्था ने छानबीन कर यह खुलासा किया
कि पावर इक्विपमेंट की ओवर इनवॉइसिंग के चलते विदेशों में अडानी ग्रुप की तरफ से जाने वाला पैसा गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने दूसरे देशों में सेल कंपनियों का जाल जो खड़ा किया है वहां पर पहुंच रहा है और उस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो अब की बार नई रिपोर्ट पेश की है, जो नया खुलासा किया है, उससे क्या पता चल रहा है। तो उससे यह पता चल रहा है कि सेबी की मौजूदा वक्त की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति ने उसी बरमूडा और मॉरिशस में मौजूद ऑफशोर फंड में निवेश किया था जिसमें विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगी चांग योंग लिंग और नासिर अली साहबान अहली ने पावर इक्विपमेंट के ओवर इनवॉइसिंग से अर्जित जो पैसा है, जो धन है, उसका इन्वेस्टमेंट किया था। खोजी पत्रकारों की छानबीन से यही पता चलता है कि इन फंड्स का इस्तेमाल से सेबी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया गया था। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सेबी की मौजूदा वक्त की चेयरपर्सन की इन्हीं फंड्स में वित्तीय हिस्सेदारी। माधवी बुच ने अपने कैरियर की शुरुआत आईसीआईसी बैंक से की थी। उसके बाद से साल 2017 में माधवी बुच का सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनने का फैसला लिया गया। उसके एक हफ्ते पहले ही माधवी बुच के पति धवल बुच ने माधवी बुच की हिस्सेदारी को अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया था। इन दोनों की साल 2018 के आसपास विनोद अडानी की सेल कंपनियों के जाल में हिस्सेदारी करीब 8,72,000 यूएस डॉलर की थी। संक्षेप में पूछा जाए और संक्षेप में कहा जाए तो यह सवाल बनता है कि भारत में हजारों प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट मौजूद हैं। इन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी की है, सेबी के चेयरपर्सन की है। तो आखिरकार ऐसा क्या था कि सेबी के चेयरपर्सन ने विदेश में मौजूद ऐसे ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट किया जिसका स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेयर्ड है, इसके कामकाज में धांधली के आरोप मौजूद है और जिसका जुड़ाव अडानी ग्रुप के शेयर में होने वाली धांधली से है। आप सोच सकते हैं कि आखिरकार इस सवाल का ईमानदार जवाब क्या होगा। जब यह सवाल सेबी के चेयरपर्सन के पास गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी खुली किताब की तरह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार ईमानदार जवाब क्या होगा। अब थोड़ा फिर से सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेबी यह पता लगाने में असमर्थ रही कि अडानी के ऑफशोर शेयरधारकों को किसने फंड किया। यह सेबी पता नहीं लगा पाई। सेबी के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया कि आखिरकार अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। मगर अगर सेबी वाकई ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहती थी तो शायद सेबी के चेयरपर्सन को आईने में देखकर ही खुद से शुरुआत करनी चाहिए थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कोई वैसी धांधली की छानबीन क्यों करेगा जहां पर उसने खुद ही धांधली की है। अब माधवी बुच के पति को लेकर के हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है उस पर बात करते हैं। वह यह है कि जब माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थीं, इस दौरान उनके पति धवल बुच की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैक स्टोन में साल 2019 में सीनियर एडवाइजर के तौर पर नियुक्ति हुई। जबकि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच के पति धवल बुच की लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चलता है कि उन्होंने अपना ज्यादातर समय कंज्यूमर कंपनी यूनिलीवर में प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर के तौर पर, चीफ प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर के तौर पर बिताया है। पिछले 2 दशक के उनके काम के अनुभव में इस तरह का कोई अनुभव नहीं है कि उन्हें रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट फर्म की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में सीनियर एडवाइजर के पद पर बिठा दिया जाए। तो सवाल है कि यह क्यों हुआ होगा। तो इसकी संभावना को बताते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट में इसका सबूत पेश करता है कि ब्लैक स्टोन के सीनियर एडवाइजरी पद के पर नियुक्त होने के 3 महीने पहले ब्लैक स्टोन के स्पॉन्सर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के सेबी से अप्रूव्ड आईपीओ भारत में पहली बार 1 अप्रैल साल 2019 में जारी हुई। उसके 3 महीने बाद धवल बुच की ब्लैक स्टोन की सीनियर एडवाइजरी पद पर नियुक्ति हो गई। सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नियमों में इस तरीके से बदलाव किया ताकि ब्लैक स्टोन ग्लोबल इक्विटी फर्म को फायदा पहुंच सके, जिसमें सेबी के चेयरपर्सन के पति धवल बुच सीनियर एडवाइजर के पद पर काम कर रहे थे। केवल यहां तक नहीं, बल्कि सेबी की चेयरपर्सन होने के नाते माधवी बुच को किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना चाहिए, मगर उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर इस तरीके की बात कही है जो प्रचार के स्तर की थी।
इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस के दौरान माधवी बुच ने कहा कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर है। इन्वेस्टर को इसकी तरफ सकारात्मक निगाह से देखना चाहिए। यह सब तो सेबी के चेयरपर्सन ने कहा, मगर सेबी के चेयरपर्सन ने यह नहीं बताया कि उनके पति रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क्षेत्र में कारोबार करने वाली किसी ग्लोबल कंपनी के सीनियर एडवाइजर के पद पर काम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में माधवी बुच का इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस के क्षेत्र में अगोड़ा एडवाइजरी में तकरीबन 99% हिस्सेदारी है, जहां पर उनके पति डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। और साल 2022 की इस इकाई की फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका राजस्व $2,61,000 US का है, जो सेबी के चेयरपर्सन की सैलरी से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है। इस तरह से कुल मिला जुला करके जो बात है, जो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, वह यह है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने सेबी और अडानी के बीच के काले गठबंधन का खुलासा कर दिया है। खुलासा इस तरीके का है कि सेबी की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत के पूरे गवर्नेंस पर, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं और जनता के सामने यह सवाल तैर रहा है कि अगर खोजी पत्रकारों ने खुलासा न किया होता तो क्या होता। जिन कॉरपोरेट गवर्नेंस की संस्थाओं की सैलरी का जुगाड़ जनता के टैक्स के पैसे से किया जाता है, वह आखिरकार कर क्या रही थी? किस बात का पैसा ले रही थी? सरकार क्या कर रही है? क्या यह पूरा देश मोदी और अडानी के मॉडल पर चल रहा है? शुक्रिया।